तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए एपिसोड में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो देख लो। तब हमें दिखा देते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में लियू कांगलान गरज के बोलता है अपनी ट्रूप्स को हटाने का ऑर्डर दो। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अगर मुयू कंट्री की आर्मी ने अभी लॉन्च कर दिया तो जू आर्मी बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। ये सीधे एक डेथ पेनल्टी थी। ठीक है, इस वक्त लियू कांगलान सिर्फ उम्मीद कर सकता था कि ट्रूप्स एक दूसरे से लड़ना बंद करके दुश्मन के साथ लड़े, लेकिन दुआन तियानलांग ठंडी आवाज में कहता है पीछे हटना। लियू कांग, तुम एक ट्रेटर हो। तुमने उस पर्सन को बचाया जिसने प्रिंसेस को एसेसिनेट करने की कोशिश की। चल, चाहे मैं तुमसे कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें मौत तक लड़ूंगा। लियू कांगलान के पीठ पर ठंडा पसीना बह गया। दुआन तियानलांग पूरी तरह से बेशर्म हो चुका था। वो लाखों की आर्मी को दांव पर लगा रहा था। लियू कांगलान हवा में उछल गया और गुस्से से गरजा, जेऊ कंट्री के सारे ट्रूप्स मेरी बात सुनो, एक दूसरे से लड़ना बंद करो, असली दुश्मन के खिलाफ आ चुके उनके साथ लड़ो। उसी पल एक सीटी जैसे आवाज गूंजी। एक तीर बिजली की स्पीड से लियू कांगलान की तरफ दौड़ा। दुआन तियानलांग पे तुम गद्दार हो। दुआन तियानलांग तुम गद्दार हो, लियू कांगलान गरजा। उसके पीठ उसने हाथ उठाया और तीर को हवा में ही पाउडर बना दिया। वो नीचे उतरते हुए लिन फेंग को भी साथ ले गया और जोर से चलाया। जेऊ कंट्री के सारे ट्रूप्स मेरी बात सुनो, दुआन बॉर्डर की तरफ रिट्रीट करो। लियू कांगलान सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझता था। आर्मी को पूरी तरह से बिखर चुकी थी। ठीक है जी जी, मतलब सभी चीज़ों को फॉलो करो। तुरंत चीज़ें हौसे से पागलों की तरह उन्होंने आगे बढ़ने लगी कि तब तुरंत रिट्रीट करने लगे। उसके साथ अचानक सामने से डरावनी सीटी की आवाज़ें आने लगी। लियू कांगलान ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। आसमान में चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। इतने ज़्यादा तीर थे कि नजर भी नहीं आ रहा था। आसमान पूरा एरिया तीरों से ढक चुका था। अगले ही पल दूसरा आसमान अंधेरे से भर गया, पूरा आसमान, और तीरों की बारिश नीचे गिरने लगी। तुरंत हर तरफ मौत गूंजने लगी। उस पल जीरो कंट्री का अंत आ गया था, ऐसा लग रहा था। लिन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड मजबूती से पकड़ ली और आसमान की तरफ उठा दिया। उसकी स्वॉर्ड चमक रही थी। वो तीरों को एनर्जी से टकराया। ठीक है, सब धूल के बादल उड़ गए थे चारों तरफ। जब आसमान दोबारा साफ हुआ तो जुयू का कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। टेंट्स गायब थे, जमीन थे, रिट्रीट रिट्रीट, सोल्जर्स भाग रहे थे। हर तरफ रिट्रीट का ऑर्डर आ रहा था। तो शायद अगर कुछ उम्मीद होती अगर बॉर्डर होता तो ठीक है, लेकिन तभी उसके साथ आसमान फिर से काला हो गया। तीरों की बारिश होने लगी पहले की तरह। कैंप फिर से दर्द की चीखों में भर गया। धरती कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद जुयू आर्मी की तरफ मौत दौड़ रहे हो। मुयू कंट्री की आर्मी कैवलरी की तरफ। लिन फेंग ने तीरों की तरफ देखा। ठीक है, अपने ड्रैगन कोल्ट में उसका ब्लड देखा। उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ ली। नीचे से हटने के बजाय पीछे हटने के बाद मुयू आर्मी को तरफ बढ़ने लगा। मारो उसे। जब एनिमी सोल्जर्स ने देखा कि लिन फेंग रिट्रीट नहीं कर रहा है तब किलिंग इंटेंट फट पड़ा। उन्होंने अपने स्पीयर्स उठा लिए। लिन फेंग की तरफ बढ़े। चमकदार निकली और बेहद ठंडी थी। ठीक है, जो चमकदार थी, बेहद ठंडी थी उनकी स्वॉर्ड। उस स्वॉर्ड से निकलने वाले लाइट पूरे देश को ढक रही थी। अगले पल जो कैवलियर उसकी तरफ चार्ज कर रही थी, सब ने दो टुकड़ों में कट गए। उनकी बॉडी हिस्सों में पड़ गई। ठीक है, डेडली स्वॉर्ड। लिन फेंग फिर से गरजा। जब सामने से टकराव होता है तब बहुत सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, घोड़े पर उठा रहा था, उसने ठंडी एनर्जी रिलीज की। पल भर में पूरी तरह से केवास मच चुका था। उसकी स्वॉर्ड चमक रही थी। हर अटैक के साथ मौत लेकर आ रही थी। एक अकेला अमाउंट सोल्जर पूरी आर्मी के खिलाफ लड़ रहा था, बिल्कुल एक इन्विंसिबल वॉर गॉड की तरह। दुआन एंड बॉर्डर कांप रहा था, लगभग पूरी तरह से दूर हो चुके थे। ठीक है, हर तरफ लाशें थी, लाशें ही लाशें। ये सब इलाइट आर्चर्स थे जो आर्चरी कर रहे थे। ये लोग आसमान को तीरों से भर दे रहे थे। कम बहुत कम लोग एक साथ निकल सकते थे, ऐसा था। ठीक है, छुपने की कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए मुयू ट्रूप्स अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और एक वजह और भी थी। उस पैसेज के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। वो कौन था बताओ मुझे। ठीक है, वो लियू कांगलान। डिवाइन एरो जियो कंट्री के ट्रूप्स उसके पीछे सुरक्षित थे। ठीक है, ये क्लिप्स पर चढ़कर एनिमी के इंतजार कर रहे थे। अगर मुयू कंट्री के ट्रूप्स पास रहते तो लियू कांगलान वही एम्ब्यूज कर देता। ठीक है, और तीर मौत लाता। दूर हॉरिजॉन पर जियो कंट्री के सोल्जर्स कुत्ते कट्टे हुए इकट्ठ सोल्जर्स को कटते हुए देख कर कट्टे देख लो। लियू कांगलान को लगा जैसे उनके दिल का चाकू से चीर दिया गया हो। कटते हुए देखकर हर तरफ मौतें हो रहे थे। दोनों चुपचाप हॉरिजॉन की तरफ देख रहे थे। लियू कांगलान भी वही था। ठीक है, वहाँ अनेक सोल्जर्स मरे पड़े थे। ये सब दुआन तियानलांग की वजह से हुआ था। दुआन तियानलांग, लिन फेंग का दिल में उसके लिए भयानक किलिंग इंटेंट भर पड़ा था। लाखों जानों की कीमत दुआन तियानलांग के लिए कुछ भी नहीं थी। उसने कैम्प में अफरा तफरी मचा दी थी। लड़ाई रुकने वाली नहीं थी। मुयू कंट्री भी की तरफ मौका देती थी। ठीक है, अटैक का मौका दे दिया था। यही हो रहा था। इसी मौके पर तो इंतजार कर रहे थे। लगातार एनिमीज बढ़ रहे थे, लेकिन दुआन रेन बॉर्डर का एंट्रेंस पर लियू कांगलान उन्हें एक एक करके मार रहे थे। पूरी तरह से लाशें बिछ चुकी थी। सीजी हॉर्सेज हर तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन बॉर्डर के पास पहुंचते ही सब रुक गए थे। दुआन रेन बॉर्डर जियो कंट्री की आखिरी सेफ्टी लाइन थे, आखिरी चेकपॉइंट। मुयू कंट्री इस बार को अच्छी तरह से जानती थी। अगर वो जबरदस्ती अंदर घुसते तो उनके लिए भी बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती। उन्हें लियू कांगलान सामने खड़ा था। ठीक है, ये बैटल असल में जुयो आर्मी का मैसेकर बन चुकी थी। अब जुयो आर्मी मुयू आर्मी का
सामना नहीं कर सकती थी। जब वो दुआन रेन बॉर्डर वापस आया था तब सिर्फ 1 लाख सोल्जर बचे हुए थे और उनमें से भी सभी इंजर्ड थे। लगभग पूरी आर्मी उस बैटल में खत्म हो चुकी थी। कैंप के अंदर का केओस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुयू आर्मी ने बिना मौका किए अटैक कर दिया था। 5 लाख सोल्जर्स की तैयारी में पूरा आर्मी था। ठीक है, इसी वक्त रुकी हुई मुयू कंट्री की आर्मी के सामने एक सिलाउट धीरे धीरे सामने आ। वो यंग मैन था, ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में तीखी और क्रूअल साइन थी। उसे देखकर लोगों के मन में बस एक ही सवाल घूमने लगा, ये पर्सन एनिमी प्रिंस, वो डिवाइन जनरल एरो। ठीक है, उस यंग मैन की धीमी आवाज में ठीक उसने लियू कांगलान को बोला। मूजी उसकी तरफ बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देख रहा था। मुयू क्या बोलते हैं, लियू कांगलान की तरफ। ठीक है, प्रिंस लियू कांगलान की थोड़ी तारीफ करता है और बोलते हैं मुझे आपसे खुशी हुई मिलकर। ठीक है, लियू कांगलान की तरफ देख रहा था और हल्का सा झुककर सम्मान दिखाया प्रिंस ने। ठीक है, वो सोच रहा था कि जुयू जनरल का आदर करता था। सब सोच रहे थे, ठीक है, वो सच में आदर करता था। मतलब लियू कांगलान उदासी भरी आवाज में बोलता है, एक ऐसी आर्मी का जनरल जिसका मैसेकर हो चुका है, उस मिलिट्री अचीवमेंट्स का क्या मतलब? उन्होंने पहले ही कई सोल्जर्स को गवा दिया था और लियू कांगलान को लग रहा था ये सब उसकी गलती थी। उसके दिल में दर्द भरा हुआ था। मुझे ने शांत आवाज में कहा, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप मुयू कंट्री आ जाए तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, कमांडर रैंक का भी दे दूंगा। ठीक है, उसकी आवाज़ में जरा भी घमंड नहीं था। वो एक प्रिंस था, लेकिन लियू कांगलान का सम्मान झुक कर बात कर रहा था। ठीक है, उसके सामने ये खुद एक बहुत बड़ी बात थी। लियू कांगलान ने सर हिलाकर कहा, जीत जीत होती है, हार हार होती है, इस पर बात करने का क्या फ़ायदा? तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं मना करता हूँ। मुझे मुस्कुराया, मैं आपको किसी से मिलाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। उसने हाथ हिलाया। तुरंत कुछ लोग आए। उनके बीच एक खूबसूरत यंग वुमेन थी जो बेलों से बंधी हुई थी। जब उसने सामने लाया गया, लियू कांगलान लिन फेंग दोनों का चेहरा बदल गया। प्रिंसेस दोनों हैरानी से चिल्लाने लगे, खासकर लिन फेंग। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, क्या उसे हॉस्टेज बना लिया गया है? लेकिन ये कैसे मुमकिन था? प्रिंसेस मुजी के हाथ में कैसे पहुंच गई? क्या प्रिंसेस को किडनैप करने वाला असैसिन दुआन तियानलांग ने नहीं बल्कि मुजी ने भेजा था? लेकिन फिर दुआन तियानलांग ने सोल्जर्स पर ने लिन फेंग पर अटैक क्यों कर दिया? ठीक है, और उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इस वक्त मुजी लिन फेंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम लिन फेंग है सही? लिन फेंग हैरान रह गया। तब मुजी धीरे से बोलना शुरू करता है, इन अ टॉवरिंग रेज आई रेस्ट द विस्लिंग साउंड ऑफ इन। मतलब वही बातें बोल रहा था। ठीक है, 30 सोल्जर्स नाउ, ठीक है, द यंग मैन हियर्स वियर्स सब बोल रहा है। वो वही यार जो लिन फेंग ने वहाँ गया था ना, ड्रम्स को बजाते हुए वही सॉन्ग बता रहे हैं। ठीक है, वो ज्वाइन कर ले तो वो चाहता था कि लिन फेंग उसके तरफ आ जाए। ठीक है, स्वान ब्रदर भी बन सकते थे दोनों। मुयू कंट्री का प्रिंस खुद लिन फेंग को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था। फिर मुझे बोलता है, अगर तुम मेरी ऑफर मान लो तो मैं प्रिंसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसकी शादी तुमसे भी करवा सकता हूँ। मुझे समझ चुका था कि लिन फेंग प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए परवाह करता है। तब लिन फेंग ठंडी आवाज में पूछता है, क्या प्रिंसेस को किडनैप करवाने वाला असैसिन तुम्हारे लोग थे? मुझे बोलता है, तुमने शक करने की जरूरत नहीं है, मैं सब दिखाता हूँ। वो ताली बजाता है। एक सोल्जर आगे आता है और अपना हेलमेट उतार देता है। उसका चेहरा देखते ही लिन फेंग की आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है। तुम, ये वही हाई रैंक सोल्जर था जिसने पहले लिन फेंग का रास्ता रोका था और प्रिंसेस के खिलाफ साजिश रची थी। मुझे शांत आवाज में बोलता है, अब तुम समझ गए होगे मुझे तुम्हारी आर्मी की हर बात कैसे पता चली है। दुआन तियानलांग के बीच की टेंशन के बारे में भी सब पता था मुझे। लिन फेंग उसी तरफ देख कर कहता है, हमारी आर्मी के अंदर की टेंशन का फायदा उठाकर तुमने ये सब क्रिएट कर दिया। ठीक है, वाकई तुम बहुत रूथलेस पर्सन हो। वॉर एक ऐसा गेम था जहाँ पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो सकता था और उन्होंने एक गलती कर दी थी, आपस में लड़ पड़े थे। मुझे बोलता है, अगर तुम जनरल मेरे देश में आ जाओ, तुम और जनरल, तो तुम दोनों हीरोज बनोगे। लिन फेंग लियू कांगलान दोनों को मना कर दे, मतलब दोनों मना कर देते हैं। मुझे बोलता है, मेरा ऑफर हमेशा खुला रहेगा। उसके बाद वो आर्मी को ऑर्डर देता है, यहाँ से 2 किलोमीटर कैंप लगाओ। आर्मी तुरंत मूव करने लगती है। जाने से पहले मुझे जोर से बोलता है, जुयो आर्मी सुन लो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दुआन रेन बॉर्डर छोड़ दो। 3 दिन को तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है प्रिंसेस का, वरना सर काट दूंगा। ये कहकर वो पूरी आर्मी सफेद पड़ जाता है चेहरा आर्मी का। ठीक है, सुनकर मुझे फिर कहता है, इन 3 दिनों में प्रिंसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 दिन है। इतना तो कहकर वो आर्मी के साथ चल देता है। पीछे जुयू आर्मी रह जाती है। सब लोग निराशा से और बेचैनी में डूब जाते हैं। लिन फेंग दूर जाती दुआन जिनिया को देखता रहता है। अगर वो और पावरफुल होता तो प्रिंसेस किडनैप नहीं होती। दुआन तियानलांग को उसके खिलाफ साजिश करने का मौका नहीं मिलता तो शायद लाखों सोल्जर जिंदा बचाते। लेकिन अब पास्ट बदल चुका था। तब लियू कांगलान बोलता है, चलो दुआन रेन सिटी वापस चलते हैं। सब वापस मुड़ने लगते हैं, लेकिन तो अचानक सब लोग आकर लियू कांगलान का रास्ता रोक लेता है। उनके बीच दुआन तियानलांग भी था। वो गुस्से से चिल्लाता है, लियू कांगलान, तुम्हारी वजह से आर्मी का अंदर सिविल वॉर इतना हुआ है, इतने सोल्जर्स मारे गए हैं, प्रिंसेस भी किडनैप हो गई है, तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लिन फेंग का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। ये आदमी सच में बेशरम था। उसके ही सबॉर्डिनेट ने प्रिंसेस को किडनैप करने में मदद की थी। उसका पर्सनल हेट्रेड की वजह से ये सब हुआ था और सब गलती लियू कांगलान पर डाल रहा था। तब दुआन तियानलांग कहता है, तुम्हारी वजह से लाखों सोल्जर्स मर गए, क्राइम
की सजा मौत होती है। लिन फेंग की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो आगे बढ़कर बोलता है, दुआन तियानलांग, मुझे हैरानी होती है कि तुम अभी भी बेशर्मी से बात कर रहे हो। देश का असली ट्रेटर तुम हो, तुम्हारी आर्मी की वजह से ये सब हुआ। एनिमी की बुगल बज रही थी और हम तब भी तुम अपनी पर्सनल गरज निकाल रहे थे। जब मूवी आर्मी पहुंच गई तब भी तुम सिचुएशन को खराब कर रहे थे। जब लड़ाई शुरू हुई तब भी तुम्हारा बेटा सबसे पहले भाग गया था। तुम्हारे कंट्रोल के नीचे सबसे ज्यादा सोल्जर्स मरे हुए थे और लियू कांगलान पर उंगली उठा रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो समय से मर जाता। लिन फेंग की आवाज ठंडी थी। दुआन तियानलांग का गुस्सा चेहरे से टेढ़ा हो गया था। वो बोलता है, लिन फेंग, मत भूलो कि तुम अभी प्रिंसेस के पर्सनल गार्ड हो। प्रिंसेस गायब हो गई है, पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। लिन फेंग तुरंत जवाब देता है, मत भूलो कि चीफ कमांडर को कि तुम चीफ कमांडर हो। प्रिंसेस का कैंप से तुम्हारे सबॉर्डिनेट ने किडनैप करवाया है, वो मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो या तुम्हें पहले अपने गुनाहों को हिसाब देना पड़ेगा। मुझसे पहले तुम को गया था, ठीक है। दुआन तियानलांग ठंडी खांसी के साथ बोलता है, देखते हैं कौन जिंदा रहता है कौन मरता है। वो मुड़कर चल देता है। तब लिन फेंग उसकी पीठ देखकर शैतानी आवाज में बोलता है, जब तक मौका है मुझे मार दे, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो सबसे पहले तुम्हारा बेटे को मारूंगा, कायर बेटे को मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। लिन फेंग की आवाज़ किसी डेंजरस डेमन की तरह लग रही थी, ये सबके दिल में गहरी नफरत की तरह, ठीक है। उसके दिल में गहरी नफरत थी। तब उसका मन ही मन कसम खा ली थी, अगर वो फ्यूचर में पावरफुल बन गया तो दुआन तियानलांग और उसके बेटे दोनों को खत्म कर देगा लिन फेंग। इधर 4 लोग खड़े थे, ठीक है, दुआन सिटी के गेट के ऊपर। लियू कांगलान, 4 ऑफिसर्स, लिन फेंग, लियू फी खड़े थे, ठीक है। लिन फेंग कई घंटों से वही खड़ा था, बिल्कुल वैसे उसके आसपास कोई लोग भी चुपचाप थे, ठीक है। सब लोग समझ रहे थे कि उसके दिल में कितना दर्द है। 1 लाख सोल्जर्स, उनका जिंदगी, उनके परिवार, उनका फ्यूचर सब खत्म हो गया। वही बहुत सच्चाई थी। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था क्या होने वाला है। पिछले 10 दिनों में अगर कभी ऐसा 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और लियू कांगलान, जिसने कभी कोई बैटल नहीं हारे थे, आज बुरी तरह से हार चुका था। उसकी आर्मी का मैसेकर हो गया था। लियू कांगलान गहरी सांस छोड़ता है, मतलब वही बहुत ही ज़्यादा पछतावे में थे, ठीक है। वो प्रिंसेस की जान के इस्तेमाल करके प्रेशर बना रहे थे। अब दुआन रेन बॉर्डर को डिफेंड करना नामुमकिन हो चुका था। अगर दुआन रेन बॉर्डर खो दिया गया तो दुआन रेन सिटी भी खतरे में पड़ सकती थी। 5 लाख सोल्जर्स आसानी से शहर पर कब्जा कर सकती थी और ये आम सोल्जर्स नहीं थी। उनकी ताकत कम से कम जुआन क्लियर करते, ठीक है। एक जंप और वो सिटी के अंदर पहुंच जाते। लियू कांग उदासी से बोलते हैं, दुआन रेन सिटी काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। लगभग 5,50,000 सिविलियंस रहते हैं। उन्हें शहर छोड़ना पड़ेगा। जन्म स्थल क्यों ना हो, वो सभी के सभी घसीट सकता है। वॉर में घसीट नहीं सकती उन लोगों को, हम लोग ऐसा कहते हैं। लियू कांगलान लिन फेंग सर हिलाकर बोलता है, हर वॉर में रिजल्ट अनसर्टेन होता है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लियू कांगलान हैरानी से पूछता है, तुम मुझसे क्या करने को कहना चाहते हो। लिन फेंग उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है, मुझे लड़की चाहिए। लड़की? लियू कांगलान एक पल के लिए स्टन हो जाता है। लिन फेंग फिर बोलता है, अंकल लियू, इस बार मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। कुछ देर चुप रहने के बाद लियू कांगलान गंभीर आवाज में कहता है, ठीक है। लिन फेंग बाकी ऑफिसर्स की तरफ देखकर बोलता है, मुझे आप सबकी भी मदद चाहिए। जियो चीजिए। और दूसरे ऑफिसर भी सर हिला देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिन फेंग क्या प्लान बना रहा है। उस समय शहर के अंदर घोड़ों की आवाज़ें गूंज रही थी। लोग तेजी से दुआन रेन सिटी छोड़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। उनके खुली में होली कोटियाड और सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट्स भी थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो मिलिट्री अचीवमेंट्स कमाने आए थे, लेकिन यहाँ मौत खड़ी थी, इसलिए वो सिटी वापस लौट रहे थे। उनका उस बैटल में कोई लेना देना नहीं था। दुआन तियानलांग के साथ आए यंग मैन भी शहर छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते दुआन तियानलांग जोर से चिल्लाया, लियू कांगलान, तुम्हारी वजह से हमारी आर्मी में तुम पनिशमेंट डिसाइड करेंगे हम लोग तुम्हारा। मतलब वही यार बकचोदी करके जाता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सारी गलती लियू कांगलान की हो। लिन फेंग ठंडा हो जाता है। प्रिंसेस दुआन तियानलांग के कैंप से किडनैप हुई थी, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे उसे कोई लेना देना ही ना हो। प्रिंसेस की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लिन फेंग समझ गया था कि दुआन तियानलांग इंपीरियल सिटी जाकर अपनी सारी जिम्मेदारी लियू कांगलान पर डालना चाहता है। लियू कांगलान ने सारी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिए थे। उसके लिए दुआन तियानलांग की कोई वैल्यू नहीं थी। उसे सबसे ज़्यादा पछतावा इस बात का था कि दुआन तियानलांग को बैटल फील्ड में आने क्यों दिया उसने, ठीक है। उसने पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब किसी काम नहीं आएगा वो आदमी, ठीक है। उसे 30 दिन तीसरे दिन आ गया। इसी दौरान मूजी की दी हुई डेडलाइन खत्म होने वाली थी। जमीन जोर जोर से कांप रही थी। मूजी कटी घोड़ों पर सवार होकर दुआन रेन बॉर्डर की तरफ पहुंच चुकी थी। जहां तक नजर जा रही थी सोल्जर्स थे, लेकिन दुआन रेन बॉर्डर की पहाड़ियों पर एक भी इंसान नहीं था। मूजी अपने घोड़ों पर फ्लड लाइन तक आया और खाली पहाड़ियों को देखने लगा। क्या सच में जुयो आर्मी पीछे हट गई थी? क्या उन्होंने दुआन रेन बॉर्डर सरेंडर कर दिया? प्रिंसेस को आगे लाओ, मूजी ने कहा। दुआन जीनिया घोड़ी पर बैठी हुई थी। उसने आर्मर पहना हुआ था। आखिर जैसे मूजी ने वादा किया था, उसे कोई पहुंचाया गया था, नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। मूजी ऑर्डर देता है, ब्लैक गार्ड्स को पहली तरह बॉर्डर के क्लिप्स पर भेजो और जांच कराओ। तुरंत ब्लैक गार्ड्स पहाड़ की तरफ वहां पर पहुंच गए। 1 घंटे बाद वो सब लोग वापस आए, कोई भी मिसिंग
नहीं लग रहा था। एक राउंड गार्ड रिपोर्ट करता है, योर हाइनेस दुआन रेन बॉर्डर पर कोई आदमी नहीं है, दुआन रेन सिटी भी खाली हो चुके हैं, वहाँ कोई भी सोल्जर नहीं मिला। मुझे हैरान हो रह गया था, बॉर्डर खाली, सिटी खाली, कोई नहीं। वो ठंडी आवाज़ में कहता है आगे बढ़ो। आर्मी धीरे धीरे क्रॉस करने लगती है। मुझे सावधानी से मूव कर रहा था। वो जानता था कि लियू कांगलान को अंडरएस्टिमेट करना खतरनाक होगा, लेकिन जब वो दुआन रेन सिटी पहुंचा तो उसने देखा कि शहर खाली है। पूरा शहर सन्नाटे में डूब चुका था। मुझे सिटी की प्रोटेक्शन टावर पर खड़े दूर तक देख रहा था। कई सालों से उसका सपना था कि दुआन रेन सिटी को पार करना। आज उसने ये कर दिखाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे जीत की खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसने ऑर्डर दिया आर्मी को सिटी के अंदर कैंप लगाने। जो मुयू आर्मी ने दुआन रेन बॉर्डर और दुआन रेन सिटी दोनों पर कब्जा कर लिया था। रात होते ही सोल्जर्स आराम करने लगे। सिर्फ कुछ ही नाइट गार्ड्स पर थे, लेकिन सिटी के बाहर अंधेरा में कुछ परछाइयाँ नजर आई। उनकी आंखों में किलिंग इंटर थी। इसी समय बहुत सारे आर्म्ड हॉर्सेस चुपचाप सिटी के पास आ गए थे। उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। उसने उनके बीच लिन फेंक था। उसकी आंखें खाली थी, बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने दुआन रेन सिटी की हर मूवमेंट देख रही थी। अचानक लिन फेंक सिटी वॉल पर जंप करता है, अपना एक गार्ड को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देता है। वही करता है, ठीक है, डेड बॉडी को सिटी वॉल के से नीचे फेंक देता है। नीचे खड़े ज़ुयू कंट्री के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं उसे। सब कुछ इतनी खामोशी से होता है, किसी को पता नहीं चलता। धीरे धीरे गार्ड्स मारे जाते हैं। उनके आर्मर्स ज़ुयू आर्मी पहन लेती है, ठीक है, और वो उनकी जगह पर ड्यूटी करने लगते हैं। ये सब चूजी ट्रूप्स के इलाइट सोल्जर थे। सबसे कमजोर सोल्जर भी थर्ड लिंक के लेयर पर था। पूरे सिटी वॉल पर यही प्रोसेस चल रहे थे। कुछ सोल्जर्स गार्ड्स को मार रहे थे, कुछ उनकी जगह ले रहे थे, ठीक है। यही पूरी तरह प्रोसेस चल रहा था। किसी को जरा भी शक नहीं था। थोड़ी देर बाद लिन फेंग और कुछ सोल्जर्स ब्लैक गार्ड्स का गस पहनकर सिटी के अंदर चलने लगते हैं। मुयू कंट्री को लग रहा था कि ये सब अपने सोल्जर्स है, इसी वजह से कोई रोक नहीं थी। कुछ देर में वो एक कमरे के पास पहुंचते हैं। 2 गार्ड उन्हें रोक देते हैं। रुको, अंदर लोग मौजूद है। लिन फेंग शांत आवाज में बोलता है, मुझे पता है, और बिना रुके आगे बढ़ता है। अगले पल उसका हरा रंग की डैगर चमकती है। दोनों गार्ड्स मर जाते हैं, ठीक है, वही जमीन पर गिर जाते हैं। लिन फेंग तुरंत कमरे में अंदर जाता है। दरवाजा खुलते ही एक सोल्जर का गला भी काट दिया जाता है। फिर सब लोग कमरे में चले जाता है। कमरा लड़कियों से भरा हुआ था। यही लिन फेंग का असली प्लान था। ऐसे ही लड़की के ढेर शहर के कई हिस्सों में रखे गए थे, और ज़ुयू सोल्जर्स को पहले से पता था कि सब कहाँ रखा गया है। अचानक रात की खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज़ गूंज उठी। अलार्म बज चुका था। लिन फेंग समझ गया था कि अब वक्त खत्म हो चुका है। वो तुरंत दूसरे कमरे में जाता है। जैसे ही ये बाहर निकलता है, उसके पीछे आग भड़क उठती है। कुछ ही पलों में पूरा दुआन रेन सिटी में आग लग जाती है। हर तरफ फ्लेम जल रही थी, आग ही आग थी, ठीक है। लिन फेंग शांत खड़ा रहता है। उन आग की लपटों को देख रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में वो इस्तेमाल खाने पकाने में करता था, इसलिए इस जिंदगी में वही दुश्मनों को पका रहा था, ठीक है। लेकिन लिन फेंग आग काफ़ी नहीं थी कहता है, ठीक है। जानता थी आग काफ़ी नहीं है। उसे इससे भी कई गुना ज़्यादा भयानक वाइल्ड फायर की जरूरत है। भाई पुष्पा को बुला ले तू, जो पूरे दुआन रेन सिटी को निगल जाए। मतलब देखो, यही प्लान सिंपल था यार। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या प्लान है। अब देखते हैं लिन फेंग क्या प्लान कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। दुआन रेन सिटी के बाहर जो चीज़ें आर्मी था वो आग की लपटों को देख रहे हैं। जैसे ऑर्डर मिला, सबने अपने घोड़ों पर आगे बढ़े और पूरी स्पीड से सिटी की तरफ दौड़ने लगे। पलक झपकते ही रिजिड ट्रूप्स सिटी के सामने पहुंच चुके थे। सबके हाथों में बोझ थे। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें तक पहुंच चुके हैं, सब की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन ये सब पहले से प्लान किया गया था। हर सोल्जर्स के यारों के सिरों पर पहले ही आग लगा दी गई थी। अगले ही पल हजारों बर्निंग फ्लेम्स आगों की तरफ बहने लगे। एक वैली के बाद दूसरी वैली, दूसरी से लगातार बढ़ रही थी, ठीक है। यह नज़ारा किसी मैग्निफिसेंट भी लग रहा था और ट्रेजिक भी लग रहा था। दुआन रेन सिटी के अंदर मुयू सोल्जर्स ने जब आसमान में जलते हुए एरोज देखे, सबके चेहरे बदल गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे हेवन खुद उन्हें सजा दे रहा हो। चीजी ट्रूप्स पहला अटैक करने के बाद सिटी के चारों तरफ घूमने लगे और हर तरफ आग के बरसाने लगे, ठीक है, तीर बरसाने लगे। कुछ ही देर में दुआन रेन सिटी पूरी तरह से आग के समुद्र में बदल गई थी। मुयू कंट्री आर्मी के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग फायर ट्रैप में फंस चुके थे। इसी बीच शहर के अंदर लिन फेंग और इलाइट सोल्जर्स काम कर रहे थे। वो उन कमांडर्स को मार रहे थे जो ऑर्डर्स दे सकते थे या फिर पूरी आर्मी ऑर्गेनाइज कर सकते थे। और मुयू आर्मी पहले से ही प्रिपेयर्ड होती तो ऐसा प्लान नहीं होता, ठीक है। लेकिन बर्निंग आग के बीच सब कुछ उलट दिया गया था। थर्ड लिंक के लेयर के कल्टिवेटर्स तक इंजर्ड हो रहे थे। कमजोर सोल्जर्स तो सीधे मर रहे थे। सबसे बड़ी गलती यह थी कि पूरी आर्मी केओस में फैल चुकी थी। कोई फॉर्मेशन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। इसी समय मुजी अपने कमरे में कपड़े पहन रहा था। एक बर्निंग एरो उसके पास से गुजरा, लेकिन उसके घबराहट का नामो निशान नहीं था। वो शांत आवाज में बोलता है, पूरे शहर को आग लगाकर अटैक करना। ड्यू कांगलान सच में डिवाइन एरो लिटिल टाइटल का डिजर्व करता है। फिर उसने तुरंत ऑर्डर दिया, सब ट्रूथ नॉर्दर गेट की तरफ चलो। आग बुझाने की कोशिश मत करो। जो सिटी अंदर घुसे हैं उन्हें मत करो, पीछा मत करो, ठीक है। कोई नॉर्दर्न गेट पर इकट्ठा हो जाए सब लोग, सिर्फ इसे उसने ऑर्डर दिया। अगले पल मुझे कंट्री के सभी लोग ढूंढने का काम
छोड़ दिया और नॉर्थर्न गेट की तरफ बढ़ने लगे। आग नहीं बुझा रहे थे, सब चाह रहे थे, ठीक है। लिन फेंग ने भी यही ऑर्डर सुन लिया था। अब उसने कई सोल्जर्स को मारने की जरूरत नहीं थी, कुछ सोल्जर्स को मारने की, वो भी मुयू आर्मर पहने हुए भीड़ में शामिल हो गया और कंट्री मतलब गेट की तरफ चलने लगा। उसने देखा कि मूजी का इन्फ्लुएंस कितना खतरनाक था। कुछ भी सोल्जर्स का सवाल नहीं किया, सर झुकाकर ऑर्डर फॉलो करने लगे। लिन फेंग मन में सोचता है, मूजी का आर्मी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल है। मूजी उसे लगभग देवता की तरह पूछती थी। मुयू कंट्री की आर्मी मूजी को, उसका स्ट्रेंथ और टैलेंट बहुत ही ऑब्वियस था। मुझे जानता था कि अगर सब लोग अलग अलग हो गए तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए सबको जमा करना जरूरी था। लिन फेंग अंदर सोचता है, अब सब कुछ अंकल लियू कांगलान पर डिपेंड करता है। वो आग के पीछे बीच से भागता है, वो नॉर्दर्न गेट की तरफ जाने लगता है। इस दौरान मुयू कंट्री की आर्मी ने भी केवस मचा हुआ था। लिन फेंग को कोई पहचान नहीं पा रहा था। आखिर लाखों सोल्जर्स के बीच हर कोई चेहरा याद थोड़ी रख सकता था। नॉर्दर्न गेट पर बहुत पावरफुल कल्टिवेटर्स जमा हो रहे थे। कुछ वाटर स्पिरिट कंट्रोल कर सकते थे। वो आग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पूरे दुआनरन सिटी में आग लगी चुकी थी, ठीक है, यही सबसे सेफ जगह थी। लेकिन फिर भी अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर में लगभग 1 लाख सोल्जर्स वहां पहुंच गए। सब लोग चुप थे। दूर से आग की आवाजें आ रही थी, कर्मियों की आहट आ रही थी। इसी मोमेंट मूजी भीड़ के सामने खड़ा होकर बोलता है, गेट खोलो। तुरंत एक ऑर्डर कर दिया जाता है। गेट धीरे धीरे खुलने लगता है, ठीक है। मूजी फिर बोलता है, 5,000 इलाइट कैवलरी आगे बढ़ो, 2 किलोमीटर तक रास्ता क्लियर करो। तुरंत आर्म्ड कैवलरी सिटी के बाहर निकल गए, ठीक है। रात का अंधेरा बहुत घना था, उनके सामने सिर्फ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो बिना देर के आगे बढ़ रहे थे। अचानक घोड़ों से चीखने की आवाजें आने लगी और कैवलरी सीधे बड़े गड्ढे में गिर गई। पीछे वाले सोल्जर समझ गए कि एनिमी अटैक हुआ है। वो मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो भी उस गड्ढे में गिर गया। पूरे एरिया अफरा तफरी मच चुका था। तभी अंधेरे से एरोस की आवाजें आने लगी। सुस के साथ तीर अंधेरे को चीरते हुए सीधे आ रहे थे। सोल्जर्स के दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। सिर्फ सिटी के अंदर खड़े सोल्जर्स के चेहरे पर सफेद पड़ चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कैवलरी अम्यूज में फंस चुकी है। लेकिन मूजी फिर भी शांत रहा। तो उसने तुरंत ऑर्डर दिया, वेस्टर्न गेट की तरफ चलो। आर्मी बिना कुछ सोचे वही तरफ चलने लगे। लेकिन आर्मी का साइज फिर भी बहुत बड़ा था। वेस्टर्न गेट पर पहुंचने में बहुत ज्यादा सोल्जर्स जमा हो गए थे। मूजी करील वे भी ठंडक से दौड़ गए थे। उसने मानना पड़ा था कि इस शहर को लेकर करने वाली स्ट्रेटजी बहुत क्रूअल ब्रिलियंट थी, ठीक, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी लियू कांगलान ने। 5 लाख की आर्मी शहर के अंदर कैद हो गई थी, जिसे जीत कर आते उसी में कैद हो चुके थे लोग, ठीक है। मूजी कहता है, गेट खोले। 3,000 सोल्जर्स आगे जाते हैं। इस बार 5,000 नहीं, सिर्फ 3,000। वो बिना झिझक के सिटी से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं, उनका लियू कांगलान उसकी आर्मी पर नजर आ जाती है। एम्बुश के तैयार थे जो लोग। मूजी सोल्जर्स तुरंत समझ गए कि नॉर्दर्न गेट वाला ट्रैप सिर्फ शुरुआत थी। वो धीरे धीरे दुश्मन की चाल में फंसते जा रहे थे। मूजी दूर खड़े लियू कांगलान को देखकर बोलता है, जनरल लियू कांगलान, आप सोच रहे हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अब मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हो गया हूँ आपकी इस बात से। लियू कांगलान ठंडी आवाज में कहता है, ये स्ट्रेटजी मैंने नहीं बनाई थी। मुझे हैरान रह गया, आपने नहीं बनाई? लियू कांगलान बोलता है धीरे से कि लिन फेंग ने। ये नाम सुनते ही मूजी की आंखों में चमक दौड़ जाती है। तभी लियू कांगलान अपने हाथ नीचे गिराता है। अगले पल हजारों बर्निंग एरोस आसमान से उठते हैं और फिर 2 लाख सोल्जर्स पर आग के तूफान की तरह टूट पड़ते हैं। हर तरफ सोल्जर्स गिरने लगते हैं, कई लोग मर जाते हैं, जमीन जलने लगती है। मूजी समझ गया था अब बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो सका है। उसने जोर से गरज कर कहा, चार्ज। मुयू कंट्री पागलों की तरह मशीन की तरह दौड़ने लगे, ठीक है। एरोस के तूफान में सामना करते हुए गेट की तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन उसी रात चाहे जुयू हो या मुयू, सबके दिल और जुबान पर एक ही नाम था, लिन फेंग। उस बैटल के बाद लिन फेंग का नाम सिर्फ जुयू में नहीं बल्कि मुयू में भी नहीं बल्कि पूरे मुयू कंट्री में ही मशहूर होने वाला था। सिर्फ जुयू नहीं, पूरे कंट्री में मशहूर रहने वाला था एनिमी के लिए भी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा आगे। टकराव से दोनों आर्मी की क्योस बन चुका था। हर तरफ लाशें गिर रही थी। मुयू कंट्री अंदर जुयू आर्मी पर टूट पड़ी थी। अंधेरी रात में पूरी तरह से किलिंग इंटेंट से फैला हुआ था। जमीन कदमों के नीचे मेटेलिक आवाज गूंज रही थी। इसी बीच दोनों आर्मी मौजूद थे। चीजें ट्रूप्स एक जगह इकट्ठा हुए। फिर एक वॉली रिलीज हुई। हजारों बर्निंग एरोस दौड़ पड़े, ठीक है। मुयू कंट्री पर टूट पड़े और आग का भड़क उठी। हर पल उसकी गर्मी और ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। मुयू सोल्जर्स समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गए। तभी अचानक आर्मी के बीच से एक डजलिंग स्वॉर्ड लाइट चमकी। एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड के चारों तरफ फैल गई। स्वॉर्ड ने पूरे सर्कल में स्लैश कर दिया और एक अटैक में 100 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। वो लिन फेंग था। अटैक के बाद चीजें ट्रूप्स के दूसरे इलाइट सोल्जर्स भी अपनी पहचान दिखाने लगे। जो सोल्जर्स पहले से एनिमी आर्मी के अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने अपने सोल्जर्स हटा दिए थे, ठीक है। हर तरफ कैओस मच चुका था। लेकिन मुयू आर्मी अभी भी ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे। इस समय बैटल पर लगभग 2.5 लाख सोल्जर्स लड़ रहे थे, जब जुयू आर्मी के पास 1 लाख सोल्जर से भी कम सोल्जर्स थे। नंबर्स के हिसाब से मुयू कंट्री अभी भी टॉप पर थी। लेकिन लिन फेंग की स्ट्रेटेजी की वजह से सिचुएशन बदल चुकी थी। आधी आर्मी खत्म हो चुकी थी, बाकी आर्मी का अफरा तफरी मची हुई थी। और सबसे खतरनाक बात, लिन फेंग और उसके राइट सोल्जर्स आर्मी के अंदर तबाही मचा रहे थे। अब बैटल का कंट्रोल धीरे धीरे जुयू आर्मी की तरफ आ रहा था। लिन फेंग बैटल में आगे बढ़ता जा रहा था। जो भी उसका रास्ता रोकता अगले पल
बॉडी ज़मीन पर होती, लिन फेंग अकेला नहीं था, उसके पीछे बहुत सारी थी। रिट्रीट करना का कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था, लेकिन लिन फेंग के पास एक और रीज़न भी था, उसे प्रिंसेस को भी बचाना था। प्रिंसेस उसकी प्रोटेक्शन की थी, और अगर उसके साथ कुछ हो गया तो सिर्फ लिन फेंग नहीं, लियू कांगलान को भी सजा मिलेगी। इसलिए लिन फेंग हर हाल में प्रिंसेस को बचाना चाहता था। उसके बाद बाई तरफ एक स्वॉर्ड लगातार चमक रही थी, जहाँ जहाँ देख छोड़ती जा रही थी। उस स्वॉर्ड की स्पीड से भी ज़्यादा लिन फेंग ज़्यादा थी, ठीक है, लिन फेंग की स्पीड से भी ज़्यादा थी स्वॉर्ड की स्पीड। हर तरफ पावरफुल अटैक हो रही थी, भारी की से भरी हुई थी। लिन फेंग ने मुड़ कर देखा और शॉक हो गया, वो कि और नहीं वेन आउजू था। इस समय उसका चेहरा किसी खूबसूरत लड़की जैसा लग रहा था, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा हो गया था, ठीक है। साफ था कि उसका ओनर काउंटलेस बैटल देख चुका था, ठीक है। स्वॉर्ड से निकलती डेडली की को महसूस करके वो वेन आउजू था, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा इमोशनलेस था। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ वो किसी डेथ गॉड की तरह लग रहा था। अब लिन फेंग समझ गया था कि सेलेस्टियल एकेडमी में सब उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते थे। वेन आउजू की आंखें किसी डेथ वाली स्वॉर्ड की तरह थी। धीरे धीरे हॉरिजॉन पर रोशनी उभरने लगी, सुबह होने वाली थी। दुआन रेन सिटी से बाहर जो सी का ब्रोकन वेपन था, सी ऑफ ब्लड में बदल चुका था। हर तरफ फ्रेश कॉप्स पड़े हुए थे, ठीक है, ब्लड लगातार बह रहा था। लिन फेंग आगे बढ़ा, एक शॉर्ट स्ट्राइक में दर्जनों लोगों को काट दिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी खुशी नहीं थी। उसे अनंत कॉप्सेस थे, अनंत ब्लड थे, उसका दिल भारी हो गया था। वॉर में जिंदगी की कीमत नहीं थी, हर तरफ तबाही हो रही थी। तभी दूर हॉरिजॉन से एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे आसमान खुद गुस्सा हो गया हो। पूरे बैटलफील्ड के लोग कांप उठे, सबने आसमान की तरफ देखा। सुबह की लाइट की भी सी ऑफ क्लाउड्स नजर आ, ब्लैक सी ऑफ क्लाउड। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे आसमान पूरी तरह से काला हो गया। एक इंसानी सिलआउट अपीयर हुआ, ठीक है, फिर भी वो गायब हो गया। फिर वो गायब हो गया, काले बादलों से सूरज को ढक लिया गया। पूरा बैटलफील्ड धीरे से अंधेरे में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि तुझसे समझ रहा हो। वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो आसमान को भी तुझ समझ रहा हो, ठीक है। लिन फेंग का दिल जोर से धड़कने लगा, कितनी टेरिफाइंग आ रहा है, उसने सोचा। तभी काले बालों के बीच एक सिलआउट सामने आई, उसके आवाज़ पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। मुयू के सामने लड़ने की हिम्मत करते हो तुम लोग? अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और आसमान में एक जाइगेंटिक ब्लैक सील अपीयर हो गई। किसी ने काले सेलेस्टियल कैसल की तरह लग रहे थे, ठीक है, किसी सेलेस्टियल की तरह। सील सीधे जमीन पर आ गई। बूम के साथ पूरा बैटलफील्ड कोलैप्स हो गया, हिल गया। फिर एक ही पल में 1000 सोल्जर्स मारे गए। हर जगह उन्हें चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला था। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। जहां अटैक्स गिर रहे थे वहां जाइंट ब्लैक क्रैक बन रहे थे। हर डेड बॉडी गायब होती जा रही थी। जुयू आर्मी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। ये किस लेवल के कल्टिवेटर था? एक मॉन्स्टर के सामने लड़ने की हिम्मत कौन कर सकता था? पूरा बैटलफील्ड रुक गया था। ना तो जुयू मूव कर रही थी, ना मुयू। सब बस आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक मुयू आर्मी गरजी, उनके चेहरे पर मतलब जमीन से कांप गई, ठीक है, उनकी चीख से जमीन भी कांप गई। उनके लिए देवता आने जैसे थे, एक ऐसा कल्टिवेटर जो अकेले पूरी आर्मी को खत्म कर दे। लिन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़ लिया। उस पर उसने महसूस किया कि स्ट्रेटेजी, इंटेलिजेंस और प्लानिंग सब बेकार थी पावर के सामने। तो सब कुछ मीनिंगलेस था पावर हो तो। उसने अपना बायां हाथ देखा और अपनी पूरी कमजोरी से नफरत करने लगा। इतना पावरफुल नहीं था कि सबको प्रोटेक्ट कर सके, किसी की किस्मत बदल सके। उसने समझ लिया था कि कल्टिवेटर जुआन की लेयर का था। सिर्फ जुआन की लेयर ही कल्टिवेटर के पूरे की को और प्योर एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था। आसमान में उड़ना, दूर से अटैक करना, एक स्ट्राइक में 1000 लोगों को मार देना, ये सब जुआन की लेयर एक्सपर्ट था। लिन फेंग की आंखों में एम्बिशन चमक उठा। एक दिन वो भी इस लेवल पर पहुंचेगा, एक दिन जरूर होगा। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने में कितना मेहनत चाहिए होगा, कितना ब्लड देखेंगे, कितने बेटर्स, कोई नहीं जानता था। इस बीच आसमान में मौजूद ब्लैक सिलआउट ने लियू कांगलान की तरफ देखा और बोला, लियू कांगलान, तुमने काफी समय तक मेरी आर्मी को रखा। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक आउटस्टैंडिंग पर्सन हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें डिग्निटी के साथ मरने का मौका देता हूँ। खुद अपनी जान ले लो। उसकी आवाज़ किसी डायटी की तरह लग रही थी। उसके सामने जनरल भी कुछ नहीं थे। लियू कांगलान ने शांत नज़रों से देखा और फिर अपनी आर्मी की तरफ देखा। उसकी आंखों में धीरे से उसने कहा, ठीक है, वो दो देशों के वॉर में स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स को इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है। ये रूल सब कॉन्टिनेंट्स ने फॉलो करती है। आज तुम इस रूल को तोड़ रहे हो, लेकिन क्या मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया? उसकी आवाज़ उदासी से भरी हुई थी। अगर वो इस देश को रूल को तोड़ता था, कोई देश रूल को तोड़ता था, दूसरे देश मान लेता था, तभी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर इंटरफेयर कर सकते थे, ठीक है। तब सब सोल्जर्स की नज़र लियू कांगलान पर टिक गए थे। पूरा बैटलफील्ड सन्न हो गया था। लियू कांगलान ने आंखें बंद कर ली और शांति से कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये सब सुनते ही जुयू आर्मी का दिल टूट गया। सबके चेहरे दुख से भर गए। तभी लिन फेंग भी अंदर से हिल गया था। प्रिंसेस किडनैप हो चुकी थी। दुआन तियानलांग ने आर्मी बर्बाद कर दिया था और लियू कांगलान अपनी जान देने को तैयार था। उस पर किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब वॉर पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। देखो जो साधक, देखो लियू कांगलान भी साधक 9th लेवल पर है यार, है ना। अब 9th लेवल पर है, अभी किस लेवल पर है अभी पता नहीं मुझे भी, क्योंकि ये सब बकचोदी कर रहा है राइटर। जुआन की लेयर पर है और देखो लियू कांगलान भी बहुत पावरफुल है ना, वो भी साधक जुआन की लेयर पर ही है।
लेकिन ये राइटर पता नहीं क्या सस्ते नशे लिख के बैठा है। तो अब देखते हैं क्या होगा। सब लोग उस पर्सन को देख रहे थे, उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभा रहे थे। फिर थोड़ी ठंडी आवाज़ आई, मैं तुम्हें 10 सांसों का वक्त देता हूँ, अगर तुमने अपनी जान नहीं ली तो मैं सब कुछ तुम्हें मार दूंगा, खुद तुम्हें मार दूंगा। लियू कांगला ने आसमान की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, एक सच्चा आदमी कभी अपनी मौत एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बैटलफील्ड में लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा, बस अफसोस इतना है कि मैं अपने सोल्जर्स को भी इसमें घसीट लिया। यह कहकर उसके बॉडी से भयानक बैटल की निकलने लगे। ठीक है, उसकी एनर्जी आग की तरह लग रही थी। अगले पल लियू कांगलान आसमान की तरफ दौड़ था। आखिरकार वो लड़ना चाहता था। सुसाइड करना मरना अपमान की बात थी। ठीक है, नीचे खड़ी जुयू आर्मी के दिल टूट चुके थे। ये बैटल बिल्कुल अनफेयर थी। हानमू ठंडी नजरों से देखकर बोलता है, सिंस तुम मरना चाहते हो तो यही पूरा कर देता हूँ तुम्हारी विश को। ठीक है, उसके पास एक टेरिफाइंग प्यार एनर्जी जमा होने लगी। इसी वक्त पूरे बैटलफील्ड में एक मधुर और गहरी आवाज़ सुनाई थी, मतलब गाने की तरह। ठीक है, उस गीत की आवाज़ बैटलफील्ड में फैल गई। फिर एक शांत आवाज़ है, मतलब वही गीत गा रहा था। ठीक है, ये शब्द इतने पावरफुल थे कि किसी को भी उनकी सच्चाई पर शक नहीं हो रहा था। हानमू का एक्सप्रेशन बदल गया। उसके पूल दूर देखते हुए कहा, कौन है जो इतनी कहने की हिम्मत कर रहा है? दूर से आवाज़ आई, हानमू क्या तुमने सोचा कि जुयू के एक्सपर्ट्स खत्म हो गए? उसकी आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रहे थे। कुछ ही पल में एक और सिलौट आसमान में नजर आई। उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, वो आदमी उस क्लाउड पर क्रॉस लेग बैठा हुआ था। उसके सामने एक जिथर रखा हुआ था। वो आराम से उसे बजा रहा था, वो गा रहा था। ठीक है, मतलब गान हीरो मिस्टीरियन वो सब कर रहा था। ठीक है, हानू उस आदमी को देखते हुए कहता है, शौक में तू? तब तक वो आदमी गीत गा रहा था। ठीक है, उसकी उंगलियां जिथर पर घूम रही थी। अचानक एक चमकदार लाइट फैल गई। ठीक है, अगले ही पल मुयू कंट्री की आर्मी 1000 सोल्जर खून के गीत में बदल गए। एक ही अटैक में 1000 सोल्जर मर गए थे। वो आदमी मुस्कुरा रहा था, जितर बजा रहा था और एक साथ लोगों को मार रहा था, जैसे किसी के लिए ये सब नॉर्मल बात हो। उसने हानमो की तरफ देखकर कहा, हानमो अगर तुम मेरे सोल्जर्स को मारोगे तो मैं तुम्हारे को मारूंगा, अगर तुम लियू कांगलान को मारोगे तो मैं मूजी को मारूंगा। पूरा बैटलफील्ड शॉक में था और टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि हानमो से कम पावरफुल नहीं थे। ठीक, कम पावरफुल नहीं थे। जोऊ कंट्री के सोल्जर्स के दिल में एक मतलब वो बढ़ा। ठीक है, रिस्पेक्ट आई, उम्मीद जगी। उन्होंने नाम पहली बार सुना था, यान यू पिंग सेन। ये नाम था उस एल्डर के साथ तक। ठीक है, लेकिन अगर वो हानमू से इस तरह बात कर सकता था तो एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट था। लिन फेंग के दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो यान यूपिंग सेन से को जानता था, बहुत अच्छे से जानता था। वो कोई और नहीं था, पीस ब्लॉसम आर्चर वाला टीचर था। ठीक है, वही आदमी जिसने उसके दिल को शांत किया था, वो आदमी जिसने उसकी कल्टिवेशन में मदद की थी। लिन फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि इतना इतना टेरिफाइंग एक्सपर्ट होगा वो। उसने धीरे से नाम दोहराया, यान यूपिंग सेन। वो नाम उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। इस शब्द शायद वो सेलेस्टियल एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग डिंग से भी ज़्यादा पावरफुल था। हानमू कुछ देर तक उसे देखते रहा, फिर बोला, यान यू विंग सिंह, बहुत समय हो गया है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? उस बंदे ने कहा शांत आवाज में, मतलब जिफर वाले ने, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो चलो फाइट करते हैं। उसकी आवाज़ बिल्कुल गुस्से से भरी नहीं थी। ठीक है, गुस्सा नहीं था, वो बिल्कुल शांत लग रहा था, इमोशनलेस। हानमू के आसपास काला प्योर की जमा होने लगा था। उसने हाथ घुमाया और काली एनर्जी आसमान में भर गई। इनहेलेशन, हानमू ने मुक्का मारा और बूम के साथ काली एनर्जी आसमान में फट गई सीधे उस बंद मतलब जिथर वाले पर्सन की तरफ। इसका नाम अजीब है यार, मैं जिथर वाले एल्डर मतलब एल्डर की तरफ बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन एल्डर बिल्कुल कुछ नहीं किया। उसने जिथर को एक तार छोड़ दिया। अचानक एक डजलिंग ने लेटी और उसके साथ आसमान जोर से धमाकों से गूंज रहा था। सफेद लाइट हर तरफ फैल गई। हानमू चिल्लाया, चलो किसी और जगह फाइट करते हैं। एल्डर ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। अगले पल दोनों सिलहट गायब हो गई। कुछ ही सेकंड्स में हॉरिजॉन पर गायब हो गए दोनों। ठीक है, दोनों जानते थे कि अगर वो यहाँ फाइट करे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक आदमी पूरी आर्मी का फेट बदल सकता था। इसलिए 9 क्लाउड्स कंट्रीज ने रूल बनाया था कि कोई भी ऐसा कल्टिवेटर्स वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वरना आर्मी का कोई मतलब ही नहीं बचता। तभी आसमान में लियू कांगलान गरजा, डाई। उसने अपने वो निकाला और उसके पीछे गई एक गोल्डन स्पेयर अपीयर हुआ। ठीक है, पूरा बैटलफील्ड उसकी तरफ देखने लगे। उसने गॉस स्प्रिंग खींची और 7 गोल्डन एरो इल्यूजन सामने अपीयर हो गया। ठीक है, और फिर बूस्ट के साथ 7 लाइट्स मुयू आर्मी की तरफ दौड़ पड़े। एक ही अटैक में हजारों सोल्जर्स मर गए। मुयू आर्मी गरज कर बोली, डाई। उनका मोरल वापस आ चुका था। अब पूरी तरह से हानमू उम्मीद तोड़ दी थी। ठीक है, हानमू ने उनकी उम्मीद तोड़ दी थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी थी एल्डर की वजह से। ब्लड फिर से जमीन पर बहने लगा। लिन से एनिमी स्वॉर्ड पकड़कर एनिमीज को मार रहा था। जहां जहां जा रहा था कॉब्स गिर रहे थे। ठीक है, अब कोई फॉर्मेशन नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था, बस एक रूल था, या तो मरो या मारो, एक दूसरे को मार दो। एक खूबसूरत लड़की घोड़े पर बैठी हुई थी। ठीक है, लिन फेंग की नज़र पड़ी। वो प्रिंसेस थी लेकिन वो बंधी हुई थी। उसके आसपास ब्लैक गार्ड्स मौजूद थे, सबने मेजेस्टिक आर्मर पहने थे। दुआन सिंह ने लिन फेंग को देखकर उसकी तरफ उसकी आंखें चमक उठी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो, जैसे उसे यकीन हो कि लिन फेंग उसे बचाने आएगा। लेकिन ब्लैक गार्ड्स ने भी लिन फेंग को नोटिस कर लिया था। उनके चेहरे ठंडे हो गए थे। लिन फेंग बिना रुके उनकी तरफ दौड़ा। उसी वक्त एक ब्लैक गार्ड भी उसकी तरफ आ गया। स्विच के साथ लिन फेंग की स्वॉर्ड चमक उठी, लेकिन ब्लैक गार्ड ने हाथ उठाया। लिन फेंग अचानक महसूस करता है कि उसकी रीजिंग रिवर उसकी तरफ दौड़ रही है। उसका
स्वॉर्ड पावर लेस हो गया था, ठीक है। तो उन्हें जिस टकराया बूम के साथ लिन फेंग सीधे पीछे उड़ दिया गया। जब उसने फिर देखा ब्लैक गार्ड्स आराम से अपने घोड़े पर बैठा हुआ, तो उसकी नज़र में बेइज्जती थी। फिर 8 ब्लैक सोल्जर्स ने घोड़े मोड़ दिए, प्रिंसेस को लेकर तेजी से निकल गए। लिन फेंग की आंखें सिकुड़ गई, कितने पावरफुल है ये ब्लैक गार्ड, सब लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है, मारा जा सकता था। लिन फेंग उन्हें रोकने वाला नहीं था, उसने तुरंत एक सोल्जर को मारा, उसका घोड़ा छीन लिया और रुकने वाला नहीं था और उनकी तरफ दौड़ पड़ा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो प्रिंसेस को जरूर बताना चाहता था। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।